चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कंस्टेंट इक्वेशन पढ़ाया था और कंस्टेंट इक्वेशन में कुछ क्वेश्चंस कराए थे। इसी में आगे देखिए, एक रॉड कंस्टेंट और एक वेज कंस्टेंट भी है। कभी-कभी क्वेश्चन उस पे भी आते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो अभी हमने पुली कंस्टेंट या स्ट्रिंग कंस्टेंट पढ़ा था। अब रॉड कंस्टेंट और वेज कंस्टेंट और देखते हैं। रॉड कंस्टेंट, तो रॉड में तो ये एक क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन है और ये अक्सर आपको मिल जाएगा। जैसे ये एक दीवार है और ये फ्लोर है, ठीक है? और इसमें यहाँ एक ये रॉड रखी है ऐसे। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है रॉड कंस्ट्रेंट में। बाकी फिर रॉड और वेज के मिला के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया होगा, हो सकता है रिलेटिव मोशन जब पढ़ाया हो तो। अब इसमें जैसे मान के चलिए ये एंगल आपको 37 दिया है, ये एंड ए और ये एंड बी। एंड बी इधर मान लो 10 मीटर पर सेकंड से फिसल रहा है, तो एंड ए की वेलोसिटी क्या होगी ये पूछेगा। वेलोसिटी ऑफ एंड ए, ठीक है? तो रॉड कंस्ट्रेंट में तो काफी आसान है। आपको क्या करना है कि दोनों एंड ए और बी की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो कर दो। मैं क्या कह रहा हूं कि ए और बी के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको रिलेटिव मोशन में भी शायद बताया होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिटवीन टू एंड्स ऑफ द रॉड क्या होगा? जीरो। उसका कारण यह है कि रॉड की लंबाई न कम हो सकती न ज्यादा हो सकती, न कम हो सकती न ज्यादा हो सकती। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ के अलोंग इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालेंगे। तो ये वाली जो वेलोसिटी है बी एंड की, जो आपको गिवन है, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर हम निकालेंगे तो ये एंगल आपका 37 है और ये cos 37 होगा। इसी तरह से जो ए एंड है जिसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है, उसका इधर कंपोनेंट हम निकालेंगे। ये एंगल 90 होगा तो ये 53 हो जाएगा। तो v का ये कंपोनेंट जो आएगा दैट विल बी v cos 53। अब आप देखिए कि रॉड की लेंथ के अलोंग जो वेलोसिटी है, ये एंड ए, ये एंड बी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो तब होगी जब ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी बराबर हो। यानी कि v cos 53 और ये आपका 10 cos 37 दोनों बराबर हो, ठीक है? तो इनको बराबर रख देते हैं, v cos 53 और 10 cos 37। v cos 53 यानी कि ये 3/5 और इधर 10, ये आपका 4/5, 5 से 5 चला जाएगा तो ये वेलोसिटी v आ जाएगी 40/3, ठीक है? रॉड में तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, रॉड कंस्ट्रेंट इसको कहते हैं। कुछ क्वेश्चन रॉड और वेज के मिला के पूछे जाते हैं, तो वो केस भी मैं आपको बताता हूँ। वेज कंस्ट्रेंट, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अभी हमने पीछे जो पढ़ा था उसमें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़े थे। तो v की वैल्यू 40/3 मीटर पर सेकंड आ गई। अब देखिए वेज एंड रॉड कंस्ट्रेंट भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। वेज एंड रॉड कंस्ट्रेंट दोनों के मिक्स्ड। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि
ये एक वेज यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चलने के लिए फ्री है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इसमें यहाँ ये एक रॉड है, ठीक है। ये रॉड के दोनों साइड में 2 सपोर्ट हैं, ऐसे करके। ये सपोर्ट इस रॉड को लेफ्ट राइट जाने से रोकेंगे, स्टॉपर मान लो एक तरह से। यानी रॉड को लेफ्ट राइट में गिरने से रोकेंगे, तो इसके बीच में रॉड केवल ऊपर नीचे खिसक सकती है। ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब जरा सोच के देखिए क्या होगा। पहले तो सिचुएशन को, कि अगर इस रॉड को मैं नीचे की तरफ पुश करूंगा तो ये वेज इस डायरेक्शन में जाएगी। इस रॉड को जब मैं नीचे की तरफ दबाऊंगा तो ये वेज राइट में जाएगी, और अगर वेज को मैंने इधर लेफ्ट की तरफ पुश किया तो फिर रॉड ऊपर की तरफ जाएगी। ये बात पहले आपको महसूस होनी चाहिए, ठीक है। अब ये ऊपर नीचे मोशन रॉड का होगा और वेज का राइट लेफ्ट होगा, तो इनकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को आपसे कहेगा रिलेट करिए। इनकी वेलोसिटी को रिलेट करिए या एक्सेलरेशन को रिलेट करिए। यानी कि मान लो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इस रॉड को मैं नीचे की तरफ v की वेलोसिटी से पुश करूं तो ये वेज इस डायरेक्शन में u की स्पीड से अगर जा रही है तो ये u क्या होगा। अब यहाँ कोई रस्सी वगैरह नहीं है तो टेंशन ट्रिक नहीं काम करेगा, ध्यान रखना ऐसे सवालों में, ठीक है। तो मेन है कि अगर इसको आप नीचे की तरफ अगर v से पुश करते हो तो ये वेज u से इस तरफ अगर जा रही है तो v के टर्म्स में u की वैल्यू क्या होगी, और ये थीटा भी इसमें आप ले सकते हैं। तो इस ऐसे सवालों को करने के लिए क्या है, हल्का सा डिस्कस करके और फिर हम उसको रिलेट करते हैं। जैसे ये मान लो थोड़ा रॉड जब नीचे पुश करेंगे तो ये इस पोजीशन में आ गई रॉड, और ये इस पोजीशन में आएगी तो ये जो वेज है ये इस पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है। अब आपको समझना ये है कि ये वेज इधर x अगर जाती है, ध्यान दीजिएगा, वेज अगर इधर ट्रायंगुलर वेज है, ये अगर x इधर जाती है तो रॉड कुछ y नीचे गई, रॉड कुछ y नीचे गई, रॉड, ठीक है, रॉड कुछ y नीचे गई। मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो वेलोसिटी v है इसे मैं dy बाई dt कह सकता हूँ, और जो u है उसे मैं dx अपॉन dt कह सकता हूँ। यानी अगर हमने x और y को रिलेट कर लिया तो हम v और u को आराम से रिलेट कर लेंगे। v को मैं dy अपॉन dt, y डायरेक्शन में रॉड चलेगी और वेज x डायरेक्शन में चलेगी, तो v की वैल्यू dy बाई dt और u की वैल्यू dx बाई dt। तो v आ गया आपका dy बाई dt, u आ गया dx बाई dt, ठीक है। तो अब इसमें देखिए v की वैल्यू dy बाई dt, u की वैल्यू dx बाई dt। जब हम इसमें करेंगे तो पहले u और v में निकालने से पहले x और y को रिलेट करना होगा। अब इस फिगर को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आप y को इसमें समझ पाएंगे। अब ऐसे ही रफली हाथ से थोड़ा मैं बना रहा हूँ फिगर को, तो आप थोड़ा सा उसमें प्रपोर्शनेट फिगर आपको नहीं लगेगा। देखिए ये और ये, मैं इसको डिफरेंट कलर से शो करता हूँ, ये वाला और ये वाला। अगर आप ध्यान दें तो ये रॉड वाई नीचे गई, ये कॉर्नर ऐसे करके एक तरह से कह सकते हैं, और ये आपका एक्स अगर ध्यान दें तो ये यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये वाई है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो इसी फिगर को थोड़ा सा और मैं जूम करके दिखाऊं तो आपको ये लगना चाहिए कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा। और अगर ये एंगल थीटा है तो मैं यहाँ टेन थीटा की वैल्यू अगर लिखूं तो आप देखेंगे वाई अपॉन एक्स हो जाएगी। ध्यान रखना थीटा बदलने वाला नहीं है, वेज का एंगल है, बदलेंगे क्या, एक्स और वाई। तो सबसे पहले यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू वाई अपॉन एक्स, और मैं इसे फिर आगे ऐसे लिखूं y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा,
और ध्यान रहे थीटा यहाँ कांस्टेंट है। एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी टी और इधर dx बाई डी टी और ये आपका टेन थीटा। ठीक है, अब जो dy बाई डी टी है आपका, dy बाई डी टी की वैल्यू v है, dx बाई डी टी की वैल्यू u है और ये आपका टेन थीटा है। आपको u चाहिए था तो u की वैल्यू v अपॉन टेन थीटा या मैं v कॉट थीटा कह सकता हूँ। ठीक है, ये आ गया। कहीं भी दिक्कत हो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, नया टॉपिक है तो मैं आराम से ही बता रहा हूँ। तो u की वैल्यू आ गई v कॉट थीटा। इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह का। ये एक वेज है और अब के जो रॉड को हमने लगाया है वो कुछ इस तरह से लगाया है। ये एक रॉड है और यहाँ दो ये सपोर्ट है, स्टॉपर जो मैंने पीछे केस में बताए, ये ब्लू वाले सपोर्ट हैं। और ये क्या काम करेंगे, रॉड का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो आप इसको फिगर को अगर समझ गए होगे तो रॉड अब ऐसे चल सकती है, ऐसे चल सकती है। ठीक है, रॉड अब ऐसे मूव कर सकती है। तो आप सोचिए कि अगर रॉड को मैं इस डायरेक्शन में वी से पुश करूंगा तो वेज तो केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो वेज तो ऐसे ही चलेगी और ये एंगल मान लो थीटा है। तो फिर से अब आपको यू मान लो बताना है, वी से मैं रॉड को पुश कर रहा हूँ, बस मैंने डायरेक्शन बदल दिया है। ठीक है, तो अब आंसर क्या आएगा आप जरा ट्राई करिए। एक मैंने बता दिया, एक आप ट्राई करिए। मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर देता हूँ। सर वी कोसेक थीटा। वी कोसेक थीटा। जी सर। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके देखेंगे ऐसे, और जब हम इसे डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, जब हम इसे डिस्प्लेस करेंगे तो सोचिए कि अगर ये एक्स आगे गया ये वाला, तो ये रॉड खिसक के यहाँ आई होगी ऐसे। ठीक है, रॉड खिसक के ऐसे आई होगी, यानी आप देखेंगे कि रॉड, इसको मैं फिगर को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए हाथ से ही स्केच कर रहा हूँ, थोड़ा सा हो सकता है कम ज्यादा बनाने में हो जाए। तो आप सबसे पहली बात नोटिस करो कि ये इतना चल के गया ऐसे। मान लो ये जो डायरेक्शन है इसे मैं y कह देता हूँ, तो ये y है और ये x है, तो y और x को ही मेनली हमें रिलेट करना है। और अगर आप समझ पाए हो तो देखो x मैं इसमें दिखाता हूँ, ये x जो इधर दिखाया है वो x ये भी होगा। और अगर आप समझ पाए तो देखो ये जो मैं डॉटेड में अब खींच रहा हूँ ये भी x है। ये फिगर को मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये जो मैंने x ये खींचा है वही ये डॉटेड वाली लाइन भी x को ही शो करेगी। आप थोड़ा सोचिए, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये इधर x। आई थिंक मेरी बात शायद समझ में आई हो आपको। और इसमें ये एंगल आपका 90 होगा, इतना तो मान रहे होगे इसमें। ये आपका x है, थोड़ा और बड़ा कर दूं तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल में क्या आपको एक्स वाई और थीटा में कोई रिलेशन नजर आ रहा है? आप ध्यान से देखिए, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में जो रिलेशन होता है उसे हम साइन थीटा कहते हैं, और साइन थीटा आ जाएगा वाई अपॉन एक्स। ठीक है, और वाई इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं एक्स साइन थीटा। एक बार डिफरेंशिएट कर दो डी वाई बाई डी टी,
और ध्यान रहे थीटा कांस्टेंट है तो साइन थीटा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है साथ में तो उसको छोड़ दिया। और ये अगर मैं आपसे बोलूं u, तो u एक्चुअल में dx अपॉन dt होगा कि नहीं होगा। और जो v हम लिखे हैं, क्या मैं उसे dy बाई dt कह सकता हूँ। मैंने इस डायरेक्शन में ये मान लिया y के बदलने का रेट। तो ये आपका आ गया v, ये आपका आ गया u और ये आ गया साइन थीटा। तो u की वैल्यू या तो v अपॉन साइन थीटा आप लिख सकते हो, या v अपॉन साइन थीटा को v कोसेक थीटा भी लिख सकते हो आप। ठीक है। तो रॉड वेज कंस्ट्रेंट में इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो पहले आप इनको रिलेट करना सीखिए, फिर इसमें और भी हम अच्छे कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। कंस्टेंट इक्वेशन में तो यही पॉसिबिलिटी बनती है। स्ट्रिंग कांस्टेंट मैंने पहले ही बता दिया आपको, पुली स्ट्रिंग वाली। वेज रॉड का अभी बता दिया। ठीक है, तो इनमें सिंपल केसेस बनते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, एक ओलंपियाड का क्वेश्चन है, आप ये नोट कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया होगा। एक आखिरी एग्जांपल कंस्टेंट इक्वेशन पे, उसके बाद ये दो रॉड हैं वर्टिकल में ऐसे फिक्स। यहाँ एक ये रिंग है, एक ये रिंग है, और एक धागा थ्रेड इस वाली रिंग में तो बना है। अगर आप देख पाए हो तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, देख पाए। ये यहाँ तो बना है इस वाली रिंग में, और ये ऐसे होता हुआ इस रिंग के अंदर से ऐसे करके ऊपर इसमें बना हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या बोला जरा समझो। ये जो रिंग है R1, इसमें तो धागा बंधा हुआ है, लेकिन ये वाली जो रिंग है R2, इसमें बंधा नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि इसके अंदर से निकल रहा है, जैसे ये रिंग है ना, और इसमें से धागा नीचे से ऐसे निकल के ऊपर जा रहा है। धागे में से मतलब धागा इसके अंदर से निकल के जा रहा है ऐसे। ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे क्या है, ये एक ओलंपियाड का क्वेश्चन है, और इसमें आपको जो गिवन है इस इंस्टेंट पे ये एंगल थीटा दिया है। ठीक है, आपको बताना है कि अगर इसकी वेलोसिटी मान लो v1 है, ऊपर जा रहा है, तो ये वाली रिंग्स खिसक के नीचे आ रही होगी अगर आपको महसूस हो तो v2। तो v1 और v2 में रिलेशन बताना है। फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। देखिए ये बीच में मुझे थोड़ा ध्यान आ गया, एक क्वेश्चन है ये ओलंपियाड का है, तो स्ट्रिंग कंस्टेंट का आप कर सकते हैं। टेंशन ट्रिक अगर लगाएंगे तो आप आंसर इसका सही निकाल पाएंगे। v1 और v2 में रिलेशन बताना है इसी इंस्टेंट पे जब एंगल थीटा दिया है। ठीक है, टेंशन ट्रिक से ही करेंगे, मैं हिंट कर देता हूँ। वेज कंस्टेंट का क्वेश्चन नहीं है, अब वेज नहीं है, लेकिन मुझे ध्यान आ गया कि अच्छा सवाल था तो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। करिए, कोई डाउट हो तो, अगर क्वेश्चन में कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। ये R1 R2 तो हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं, वो तो रिंग बताने के लिए। v1 v2 आपको रिलेट करना है।
सर V2 इज इक्वल टू V1 cos थीटा। V2 इक्वल्स टू V1 cos थीटा तो शायद नहीं है आंसर। V1 is equal to V2 cosec theta. यस सर। चलो मैं लिख लेता हूँ। पहला बोला V1 इक्वल्स टू V2 cos थीटा, शायद बोला था तुमने हर्षवर्धन। और ये क्या बोला है? V1 इक्वल्स टू क्या बोला है? V2 cosec theta. कोसेक थीटा। चलो लिख लेते हैं जो भी होगा। वैसे मुझे दोनों ही डाउट लग रहा है दोनों पे। तो V2 बराबर V1 sin थीटा। V2 इक्वल्स टू V1 sin थीटा। लिखते जा रहा हूँ जो भी तुम्हारे आंसर हैं। और किसी का कोई आंसर आ रहा हो? वैसे मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इनमें से कोई आंसर शायद नहीं है। मुझे भी देखो एग्जैक्टली आंसर याद नहीं है, पर थोड़ा आइडिया है कि कुछ डिफरेंट टाइप का सा आंसर था कुछ। तो B2 is equal to V1 tan theta. V2 इक्वल्स टू V1 tan थीटा। शायद नहीं होगा ये भी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो टेंशन ही मेन है। टेंशन आपसे सही डायरेक्शन में आपने नहीं ली होगी, वो एक गलती हुई होगी इसमें। देखो मैं बताता हूँ। ये जो रिंग है V1 वाली जो है, उस रिंग पे आप देखिए टेंशन जो आ रहा होगा, यहाँ मैं फिगर बना के बताता हूँ। ये जो लेफ्ट वाली रिंग है V1 जिसकी वेलोसिटी दिखाई है, उस पर टेंशन ऐसे आ रहा है। ठीक है भाई। और इस टेंशन के दो कंपोनेंट करेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये T cos थीटा आ जाएगा और ये T sin थीटा आ जाएगा। वेलोसिटी V1 इस डायरेक्शन में है। ठीक, अब आपको इतना मैंने बताया था कि हम टेंशन जब ओब्लिक डायरेक्शन में हुआ करे तो पैरेलल या एंटी पैरेलल वाले ही कंपोनेंट लेते हैं। तो कौन Yes, सा sir. कंपोनेंट लेंगे इसमें? तो sin theta वाला। साइन वाला, कॉस वाला छोड़ देंगे। ठीक है। अब यहाँ तो आपने सही किया होगा, लेकिन गलती आपसे हुई होगी यहाँ पे। ये वाली जो रिंग है दूसरी राइट वाली, जिसकी वेलोसिटी V2 दिखाई है, उसमें जो रस्सी निकल रही है, वो रस्सी ऐसे करके अंदर से जो जा रही है, तो एक टेंशन तो इधर आएगा बेटा और एक टेंशन इधर भी तो आएगा। मानते हो इस बात को कि नहीं? ये दोनों Yes, उसके sir. अंदर से जब रस्सी पास करेगी, यही मेन चीज है कि टेंशन में आपने यहाँ मिस्टेक करी होगी। ये टेंशन T ऊपर और एक टेंशन ये। ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे फिर टेंशन के कंपोनेंट करूंगा, ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, और इसमें ये एंगल भी थीटा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि टेंशन का ये वाला कंपोनेंट कॉस आएगा और ये वाला साइन आएगा। अब देखिए इसकी वेलोसिटी हमने जो दिखाई है वो नीचे की तरफ दिखाई है V2। अब जब एक्सप्रेशन हम बनाएंगे तो दो यहाँ मास हो गए रिंग के, तो एक T sin थीटा और V1 का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करूंगा मैं। और इधर दूसरी साइड में कौन सा टेंशन मुझे लेने चाहिए आपके हिसाब से? सर ये वाला sin लेना theta वाला। चाहिए और ये वाला लेना चाहिए। ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है। और ये दोनों का नेट हम निकालेंगे तो इतना तो आप देख के बता सकते हैं कि T और T sin थीटा में T ही बड़ा होगा। तो नेट टेंशन जो आएगा वो आपका आएगा T माइनस T sin थीटा ऊपर की तरफ और वेलोसिटी नीचे की तरफ, तो माइनस साइन लगा लेंगे और इक्वल टू 0। यहाँ तक ही मेन था, बाकी आगे आंसर आने वाला है, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। मेन आप ये देखो कि ये यहाँ तक का स्टेप समझ में आया कि नहीं आया आपको? यहाँ तक समझ में आया? किसी को डाउट हो तो बताओ। No, sir. ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हैं, T तो कॉमन आ जाएगा, ये V1 sin थीटा इधर और ये आ जाएगा आपका V2 1 माइनस साइन थीटा। मेरे ख्याल से इतना ही छोड़ा जा सकता है, और थोड़ा बहुत अगर आप इसमें चाहें सॉल्व करना तो और भी फर्दर हम इसको कर सकते हैं। 1 माइनस साइन थीटा को लिखना चाहो नहीं, काफी है इतना ही। V1 V2 में रिलेशन आ गया, ज्यादा से ज्यादा और इसमें ऐसे कर लो कि V1 अपॉन V2 और ये 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन साइन थीटा। नो डाउट ओलंपियाड का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है, टफ नहीं था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए आपके साथ, मैंने करा दिया। ठीक है,
समझ में आ गया? कोई डाउट किसी बच्चे को हो तो वो बताओ। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलिए, यस सर। एक सवाल और है, थोड़ा अलग है, कंस्टेंट से नहीं है लेकिन अच्छा सवाल है। वो मैं आपको कराता हूँ, फिर मैं आऊंगा सूडो फोर्स पर। देखिए, ये एक पुली है और यहाँ फोर्स F, और इस पुली के साथ में ये दो मास यहाँ रखे हुए हैं। ठीक है, और इसमें ये मास है 5 kg का, ये है 10 kg का, और ठीक है, एक 5 kg का है, एक 10 kg का है। आपको बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक व्हेन फोर्स F, और दो केस हैं, F की वैल्यू 30 न्यूटन, दूसरा केस F की वैल्यू 120 न्यूटन, और तीसरा जो केस है, ठीक है, चलो दो ही बताओ। Find acceleration of each block when force F. F equals to 30 Newton, F equals to 120 Newton. केस में दोनों की एक्सेलरेशन 0 होगी और सेकंड वाले केस में 5 kg ब्लॉक की एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड वाले 10 kg की 0 होगी। 10 kg की 0 होगी। चलिए देखते हैं। आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहला जो केस है, F की वैल्यू ये 30 न्यूटन है। F की वैल्यू अगर 30 न्यूटन है तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये मेन आर्म है, मेन आर्म का टेंशन इसमें और इसमें अगर आप देखोगे तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि 15 न्यूटन इसमें आएगा और 15 न्यूटन इसमें आएगा। ये बात हम पहले से जानते हैं। अब आप जरा सोचो कि 15 न्यूटन है तो ये 50 kg का 50 न्यूटन और 10 kg का 100 न्यूटन, ठीक है, 50 न्यूटन और 100 न्यूटन, ठीक है, और 15 न्यूटन और 15 न्यूटन। क्या एक भी ब्लॉक लिफ्ट हो पाएगा? नो सर। वो सर। अगर एक भी ब्लॉक लिफ्ट नहीं होगा तो एक्सेलरेशन 0 फॉर ईच ब्लॉक। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड यस केस सर। में। सेकंड केस में ये पुली और पुली पे जो फोर्स है उसकी वैल्यू 120 न्यूटन, 120 न्यूटन, और 120 न्यूटन अगर यहाँ है तो इसका आधा और आधा यहाँ आएगा, तो ये आपका 60 न्यूटन और ये आपका 60 न्यूटन। ये वाला जो ब्लॉक है इसका मास है 50 न्यूटन और इस वाले ब्लॉक का मास है 100 न्यूटन। ठीक है, अब ये जो 100 न्यूटन वाला है वो तो लिफ्ट हो नहीं पाएगा, लेकिन जो 50 न्यूटन वेट वाला है वो जरूर लिफ्ट हो जाएगा। और फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि 60 न्यूटन माइनस इसका एक्सेलरेशन क्लियरली ऊपर की तरफ होगा। इसका एक्सेलरेशन हम देख के बता सकते हैं 0, ये जमीन पे टिका रहेगा, लेकिन ये दूसरा वाला लिफ्ट हो जाएगा और दूसरे वाले का एक्सेलरेशन 60 माइनस 50 इक्वल्स टू 5a। 5 तो a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। a की वैल्यू, इसमें तीसरा केस भी हम बना सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर अगर मान लो फोर्स की वैल्यू और ज्यादा कर दें, हाँ, तो और ज्यादा करेंगे तो फिर उसमें थोड़ा सा हमें सूडो फोर्स लाना पड़ेगा। अभी पढ़ाया नहीं मैंने, इसलिए तीसरा केस हटा दिया था। क्योंकि मान लो फोर्स, सपोज करो फोर्स मैंने 500 न्यूटन का लगा दिया होता, फोर्स मैंने 500 न्यूटन का लगा दिया होता तो इसमें आधा आधा 250 न्यूटन आता, दोनों मास चल पड़ते। लेकिन ध्यान रहे दोनों मास जब चलेंगे, पुली भी चल रही है तो जो सपोर्ट है वो भी चलेगा
और दोनों मास भी चलेंगे, तो फिर नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए या तो थोड़ा सा सूडो फोर्स का आपको आइडिया हो, या एक और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनती है उससे। तो सूडो फोर्स अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो तीसरा केस मैंने अभी नहीं बताया, तीसरा केस भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको आगे सूडो फोर्स पढ़ा दूंगा, तो फिर देख लेंगे वो केस भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ये इतना यहाँ तक आप आसानी से कर सकते थे। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से पुटअप किया जा सकता था, जैसे फोर्स है वो 30 न्यूटन या 120 न्यूटन ना होके उसको टाइम के फंक्शन में दे देता। जैसे फोर्स है F इक्वल्स टू 2t, फोर्स है F इक्वल्स टू 2t, और उसमें आपसे कह देता टाइम t इक्वल्स टू इतने पर बताओ दोनों के एक्सेलरेशन, टाइम इतने पर क्या एक्सेलरेशन होगा, और या फिर पूछ लेता कि वो टाइम t बताओ जिस टाइम t पर दोनों ब्लॉक कांटेक्ट ब्रेक कर देंगे। जैसे मान लो मैं एक सवाल और यही पूछ रहा हूँ, ऐसे वर्बली पूछ रहा हूँ, ओरली आप आंसर कर सकते हैं। मान लो ये फोर्स जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, सपोज करिए टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और F की वैल्यू 2t है, F की वैल्यू 2t है। अब इसमें टाइम t जैसे जैसे आपका बदलता रहेगा, ठीक है, फोर्स बढ़ता रहेगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ वो टाइम t जिस टाइम t पर दोनों ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ देंगे या दोनों ब्लॉक दोनों ब्लॉक मूव करना शुरू कर देंगे, वो टाइम t बताना है आपको। सोच के देखिए, आसानी से कर सकते हैं आप। एक अगला सवाल मैंने इसी में डाल दिया है कि मान लो जो ऊपर फोर्स लग रहा है वो टाइम 2t के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा होता, तो वो टाइम t क्या होगा कि दोनों ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ दें। ये बात सच है कि दोनों एक साथ नहीं छोड़ेंगे, सोच के देखिए। 100 सेकेंड। 100 सेकेंड। आप सबसे पहले ये देखिए कि हमें पहला 5 kg का तो पहले ही छोड़ जाएगा, लेकिन 10 kg वाले को छोड़ने के लिए वो बाद में छोड़ेगा। अच्छा, 10 kg वाले को उठाने के लिए कम से कम टेंशन कितना आना चाहिए? बताइए। तो 100 न्यूटन का टेंशन आना चाहिए कि नहीं उसको लिफ्ट करने के लिए? कम से कम 100 न्यूटन से। कम से कम 100 न्यूटन आना चाहिए ना। अब 100 न्यूटन अगर एक रस्सी में आएगा तो मेन आर्म में कितना आ जाएगा फिर? 200 200 न्यूटन आ जाएगा, और 200 न्यूटन को 2t के बराबर कर देते हैं हम, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 सेकेंड। 100 सेकंड आ गई सीधे सीधे। 100 सेकंड आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। तो इस तरह का भी एक सवाल पूछा जा सकता था, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। एक सेकंड मैं जरा हो गया भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसमें फिर हम आगे वो केस भी देखेंगे। मैं पहले सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से कुछ और भी इसमें अच्छे सवाल बन सकते हैं। तो पहले हम सूडो फोर्स समझते हैं, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम समझते हैं, फिर सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। सूडो फोर्स में भी बहुत तरह के सवाल बन सकते हैं, जैसे मंकी वाली प्रॉब्लम आपने देखी होंगी, कौन सी रस्सी टूट जाएगी, मंकी की पूंछ से मंकी लटका होता है, या वेइंग मशीन होती है एक्सेलरेट कर रही होती है ऊपर, उसमें अपरेंट वेट रियल वेट वगैरह पे क्वेश्चन आ जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी काफी सारे बनेंगे, वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए, पहले सूडो फोर्स को समझने से पहले हम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि जो न्यूटन के जो लॉ हैं वो इनर्शियल फ्रेम में वैलिड हैं, उनको अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड कराना होता है तो हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। उस एक्स्ट्रा फोर्स को हम क्या कहते हैं? सूडो फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इनर्शियल नॉन इनर्शियल जानते हैं। इनर्शियल फ्रेम
and non-inertial frame. Inertial frame and non-inertial frame. ठीक है, inertial and non-inertial frame. तुम लोगों की यार आवाज बहुत डिस्टर्ब करती है. मैं यहाँ से पहले म्यूट कर देता हूँ, जब क्वेश्चन पूछूंगा तब मैं अनम्यूट करूंगा. इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम. देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो, ज्यादा डीप कुछ है ही नहीं, सिंपल सी दो बातें हैं समझने की. इनर्शियल फ्रेम उसको कहते हैं जिसका एक्सेलरेशन जीरो हो, और नॉन इनर्शियल उसको कहते हैं जिसका एक्सेलरेशन जीरो ना हो, यानी नॉन जीरो हो. एक कंफ्यूजन बच्चे को होता है, इनर्शियल फ्रेम का मतलब वो समझता है कि ऐसा फ्रेम जो रेस्ट में हो यानी चल ना रहा हो, लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत है. इनर्शियल फ्रेम का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो, और यहाँ दो पॉसिबिलिटी आती है. एक्सेलरेशन जीरो का मतलब या तो फ्रेम रेस्ट में होगा या फ्रेम किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा. ठीक है, बस इतना सा समझना है. तो अ फ्रेम whose acceleration is zero is called inertial frame. A frame whose acceleration is zero is called inertial frame. Such frame may be either at rest or moving with constant velocity. A frame whose acceleration is zero is called inertial frame. Such frame may be either at rest or moving with constant velocity. Newton's laws are applicable. Newton's laws are applicable in inertial frame लेकिन इनको हम अप्लाई कर सकते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी, लेकिन उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है जिसे कहते हैं हम सूडो फोर्स. अब देखिए कोई भी फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन हो, जैसे रोटेटिंग फ्रेम में, अर्थ एक रोटेटिंग फ्रेम है, तो ऑनेस्टली अगर हम बात करें तो अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है. अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, बट हम उसको इनर्शियल लेके चलते हैं क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन वो अर्थ पर ही किए जाते हैं. इसलिए अर्थ इज टेकन टू बी एन इनर्शियल फ्रेम, बट प्रैक्टिकली अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है और अर्थ का एक अपना एक एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो ऐसा फ्रेम नॉन इनर्शियल होगा, बट हम उसको इनर्शियली लेके चलते हैं क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन उसी फ्रेम में करे जाते हैं. तो एक ये कंफ्यूजन भी होता है, तो मैं क्लियर कर रहा हूँ कि अर्थ का जो फ्रेम है वो इनर्शियल लिया जाता है, होता नहीं है, माना जाता है क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन उसी फ्रेम में है. ठीक है, तो न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल इन इनर्शियल फ्रेम, पहला केस हो गया. ठीक है, अब इसके बाद अ फ्रेम whose acceleration is non-zero. A frame whose acceleration is non-zero is called non-inertial frame. A frame whose acceleration non-zero is called non-inertial frame. ठीक है, न्यूटन्स laws are not applicable या not valid भी कह सकते हैं in such a frame. देखिए न्यूटन का जैसे थर्ड लॉ है, तो एक्शन रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन रियल फ्रेम में, सूडो फोर्स का कभी कोई रिएक्शन नहीं होता. सूडो फोर्स किस में लगता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है. सूडो फोर्स का कभी भी कोई रिएक्शन नहीं होता. तो रिएक्शन और एक्शन हमेशा रियल फोर्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं, रियल फोर्स के लिए. न्यूटन्स लॉज आर नॉट एप्लीकेबल इन सच अ फ्रेम, बट
but we can apply them if an additional force called pseudo force is applied. एक एक्स्ट्रा फोर्स सूडो फोर्स अगर हम लगा दें, और इसको प्रूव भी किया जा सकता है पर इट्स नॉट रिक्वायर्ड, तो अब सूडो फोर्स की जरूरत हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगी, यानी ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन हो, ऐसे फ्रेम में हमें सूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे एक फ्रेम में हमें सूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। सूडो फोर्स लगता है बच्चों को कि काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत आसान है। 2-3 बातें छोटी छोटी समझने की है, तो वो समझते हैं और कैसे सूडो फोर्स लगाएंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अब देखिए इसमें सूडो फोर्स, तो अब देखिए फोर्स में 3 बातें समझने की है। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूं। एक तो सूडो फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू ma, यानी कि मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड में 2 बातें, एक m और एक a, ये पहली बात। दूसरी बात इसका डायरेक्शन, फोर्स F का डायरेक्शन क्या होगा, ये जानना है। 3 चीजें टोटल समझनी है, ठीक है। इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। जैसे कि मान लो ये कोई व्हीकल है और ये व्हीकल इधर a के एक्सेलरेशन से जा रहा है, और एक ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है, ठीक है। एक व्हीकल है, ए से इधर जा रहा है और ये यहाँ आदमी बैठा हुआ है, ये ऑब्जर्वर है हमारा। तो सबसे पहली बात जो नोटिस करने की है वो ये है कि ऑब्जर्वर हमारा एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठा हुआ है, और मान लो कोई एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है रोड पे, आदमी या कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है। तो ऑब्जर्वर हमारा ये रेड वाला, और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा ब्लू वाला, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट आदमी होगा, कोई जरूरी नहीं, कोई मास हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, व्हाटएवर। 3 चीजें टोटल समझने की है। पहली बात, मास जो होता है वो ऑब्जेक्ट का होता है, एक्सेलरेशन हमेशा फ्रेम का होता है, फ्रेम का, यानी ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में है, जैसे ये व्हीकल जा रहा है तो उस व्हीकल का एक्सेलरेशन a है, तो एक्सेलरेशन व्हीकल का होगा, और ऑब्जेक्ट हमारा ये ब्लू वाला जो आदमी है वो है। आदमी ब्लू वाला जो है, इसका अगर अपना एक्सेलरेशन है भी, तो सूडो फोर्स में उस एक्सेलरेशन का कोई रोल नहीं है, एक्सेलरेशन हमेशा फ्रेम का लिया जाता है। तो यहाँ पे मास m जो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन a, ये एक्सेलरेशन, ये फ्रेम का एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का जो फ्रेम है उसका एक्सेलरेशन होगा। 2 बातें हो गई, मैग्नीट्यूड में 2 बातें आ गई, मास किसका, एक्सेलरेशन। अब तीसरी बात आती है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन जो सूडो फोर्स का होता है वो हमेशा फ्रेम का जो एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा F इक्वल्स टू ma, m में मास इस आदमी का आ गया, ब्लू वाले का, एक्सेलरेशन फ्रेम का आ गया, तो मैग्नीट्यूड मिल गया, और डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। 3 बातें टोटल मैंने बताई, 2 तो मैग्नीट्यूड में और तीसरी बात डायरेक्शन को लेके। तो डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स, बस इतना सा समझ लो, कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा, यानी किसी भी क्वेश्चन में आप सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स is always opposite, direction of pseudo force is always opposite to the direction of acceleration of the
फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर। इतना लिखो, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ इसकी एप्लीकेशन। आसान क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, फिर काफी टफ वाले क्वेश्चन भी हम लेंगे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर। आई थिंक नोट कर लिया होगा। अब देखिए, इसमें सबसे पहले कुछ कॉमन एग्जाम्पल जो बहुत ओबियस से पूछे जाते हैं वो है लिफ्ट में अगर कोई आदमी खड़ा हो तो वो अपना वेट कम ज्यादा नोटिस कर सकता है। अगर लिफ्ट एक्सेलरेट करती है या डी एक्सेलरेट करती है तो इनमें 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं वैसे तो, लेकिन रिजल्ट सिर्फ 2 आते हैं। या तो मास वेट जो है वो ज्यादा आता है या कम आता है, 2 पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें। अब देखिए, इसमें लिफ्ट का केस ऑफ लिफ्ट एपरेंट वेट, केस ऑफ लिफ्ट एपरेंट वेट। तो अब देखिए कि यहाँ पर ये एक लिफ्ट है और लिफ्ट में इसका जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर है। लिफ्ट में इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, एक पॉसिबिलिटी। और दूसरा ये है कि ये लिफ्ट में इसका एक्सेलरेशन नीचे है। यही 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऊपर या नीचे। पहले वाले केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि लिफ्ट किधर जा रही है तो आप बता सकते हो, ऊपर के नीचे? लिफ्ट पहले वाले केस में ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है? पहले वाले केस में लिफ्ट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है? देखिए, अगर एक्सेलरेशन ऊपर है, इससे हम ये पता नहीं लगा सकते कि लिफ्ट ऊपर जा रही है कि नीचे, क्योंकि ऊपर नीचे जाना डिसाइड होता है वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी ऊपर भी हो सकती है, वेलोसिटी नीचे भी हो सकती है। अगर वेलोसिटी ऊपर है इसका मतलब लिफ्ट ऊपर जा रही है, और ये ए ऊपर है इसका मतलब स्पीड अप हो रही है लिफ्ट। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत काम की बात है। कुछ बच्चे समझ रहे होंगे, कुछ को कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मैंने पूछा। एक्सेलरेशन को देख के आप डायरेक्शन ऑफ मोशन थोड़ी बता सकते हैं, वेलोसिटी को देख के बता सकते हैं। तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी हो सकती थी, वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन ऊपर है, मतलब स्पीड अप हो रही है, लिफ्ट ऊपर की तरफ स्पीड अप हो रही है, ऊपर की तरफ स्पीड अप हो रही है। और अगर मान लो वेलोसिटी नीचे है, एक्सेलरेशन अभी भी ऊपर है, इसका मतलब है लिफ्ट आ नीचे रही है। ए ऊपर है इसका मतलब लिफ्ट नीचे आते हुए रिटार्ड हो रही है। आप समझिए बात को, लिफ्ट नीचे आते हुए रिटार्ड हो रही है। ठीक है, लिफ्ट नीचे आते हुए रिटार्ड हो रही है, एक बात। इसी तरह से दूसरे फिगर में आप समझो, तो ए नीचे होने से आप ये नहीं बता सकते कि लिफ्ट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। अगर इसकी वेलोसिटी नीचे है इसका मतलब लिफ्ट नीचे आ रही है और स्पीड अप हो रही है नीचे की तरफ। अब ये सिचुएशन तब बनेगी जैसे मान के चलिए आप किसी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर से आना शुरू करते, लिफ्ट में बैठे, बटन दबाया, लिफ्ट चालू हुई। तो लिफ्ट जब चालू होगी तो लिफ्ट की स्पीड नीचे की तरफ होगी और लिफ्ट की स्पीड बढ़ेगी शुरुआत में। वो सिचुएशन है ये वाली। ऐसा भी हो सकता था कि ये वेलोसिटी नीचे ना होके, ये वेलोसिटी नीचे ना होके ये वेलोसिटी ऊपर हो जाए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब लिफ्ट जा तो ऊपर रही है,
ए नीचे है यानी रिटार्ड कर रही है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है कि लिफ्ट रुकने वाली है ऊपर के फ्लोर पर, क्योंकि वी ऊपर है, ए नीचे है, स्लो डाउन हो रही है ऊपर की तरफ। तो आप ये मत देखो वेलोसिटी की तरह, क्योंकि सूडो फोर्स में वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है, आपको सिर्फ ए का डायरेक्शन देखना है। और ध्यान रहे, दो सिचुएशन में ए का डायरेक्शन दो ही पॉसिबिलिटी है। बाकी इसमें ये हो सकता है, आप ऐसे समझो कि जैसे एक ये बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग में ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ये इसका ग्राउंड फ्लोर है ना, और ये टॉप फ्लोर है। समझिए, पहले सिचुएशन को समझिए और उसके बाद तो मैं एक छोटा सा तरीका बता दूंगा, दो एक्सप्रेशन ही बनते हैं। ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट यहाँ से चलती है, तो जब चलेगी तो ए ऊपर होगा, वी भी ऊपर होगा। ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेट कर रही है। अब लिफ्ट ऊपर पहुंची और रुकने वाली है, तो रुकने वाली है तो वी तो ऊपर ही होगा, लेकिन ए नीचे हो जाएगा क्योंकि रिटार्ड करेगी। इसके बाद मान लीजिए टॉप फ्लोर से आप चले, जब टॉप फ्लोर से चलोगे तो लिफ्ट में जब बटन दबाओगे तो वी नीचे होगा और ए भी नीचे होगा। अब लिफ्ट में ऊपर से नीचे जब आए तो लिफ्ट नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जब रुकने वाली होगी तो वी तो नीचे होगा, लेकिन रिटार्ड करेगी तो ए ऊपर आएगा। आप गौर कीजिएगा कि ए दोनों इस जगह ए ऊपर ही है, लेकिन एक केस में एक्सेलरेशन है और एक में रिटार्डेशन है। गौर कीजिएगा, नीचे यानी ग्राउंड फ्लोर पर जब होगा या बॉटम पोजीशन पे जब होगा तो एक ही डायरेक्शन ऊपर होगी, एक ही डायरेक्शन ऊपर होगी, ठीक है। और जब ऊपर होगा तो एक ही डायरेक्शन नीचे होगी। ये बात अलग है कि एक केस में वो रिटार्डेशन होगा, एक केस में एक्सेलरेशन होगा। एक बात तो ये समझने की हो गई। अब देखिए, जब बात हम करते हैं एपरेंट वेट की, तो एपरेंट वेट का मतलब यहाँ ये है कि जो मशीन होती है ना वजन तोलने की, जैसे आप डॉक्टर वगैरह बचपन में कभी गए होंगे या वैसे भी कभी गए होंगे, तो डॉक्टर के यहाँ एक मशीन होती है बच्चों का वजन तोलने, खड़े हो जाते हैं वो छोटी वाली वेइंग मशीन। वेइंग मशीन की रीडिंग पूछी जाएगी, वही एपरेंट वेट होगा। और वेइंग मशीन की रीडिंग, एपरेंट वेट का मतलब नॉर्मल रिएक्शन है। एपरेंट वेट और रियल वेट में यही अंतर है कि रियल वेट तो mg होता है और एपरेंट वेट नॉर्मल रिएक्शन होता है। यानी मशीन जो n की रीडिंग देगी ना, n की वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन की, उसे हम एपरेंट वेट कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर एक ये वेइंग मशीन है और इस वेइंग मशीन पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। इस वेइंग मशीन पे एक आदमी खड़ा हुआ है और इसके पास में एक ऑब्जर्वर है, ये ठीक है। अब ये ऑब्जर्वर जो अंदर बैठा हुआ है, इससे अगर पूछा जाए कि भाई तुम इसका एफबीडी बनाओ, तो ये कहेगा देखिए सर, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा, इसका वेट mg नीचे आएगा, और मैं जिस फ्रेम में बैठा हूँ वो लिफ्ट ऊपर जा रही है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है, इसलिए मैं जिस फ्रेम में बैठा हूँ तो उस फ्रेम से जब मैं बनाऊंगा इसका एफबीडी, तो मैं तो एक सूडो फोर्स भी लगाऊंगा। तो मैंने कहा किधर लगाओगे? बोले सर नीचे की तरफ लगाऊंगा, क्योंकि मेरा फ्रेम जो कि लिफ्ट है। तो मैंने कहा आदमी भी तो लिफ्ट में। बोले सर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मेरे फ्रेम में से मैं देखूंगा तो मैं तो सूडो फोर्स लगाऊंगा, आदमी का एक्सेलरेशन कुछ भी है। तो मैंने कहा बताओ फिर किधर लगेगा? बोले नीचे अपोजिट डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स, आदमी का मास, ये रेड वाला आदमी का मास m और लिफ्ट का फ्रेम का एक्सेलरेशन a। तो मैंने कहा एफबीडी अगर बनाओगे तो क्या इक्वेशन बनेगी? बोले सर मेरे लिए तो ये आदमी मेरे सामने खड़ा हुआ रेस्ट में, इसलिए इस पे फोर्स बैलेंस हो रहे होंगे, तो n ऊपर और mg और ma दोनों नीचे, और क्योंकि मेरे लिए रेस्ट में इसलिए मैंने फोर्स बैलेंस कर दिए n ऊपर। ये जो n है, इसी n को हम एपरेंट वेट कहते हैं, एपरेंट वेट। और फिलहाल अगर आप देखें, ये जो mg है इसे हम रियल वेट कहते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो एपरेंट वेट है n, दैट इज ग्रेटर देन mg, या मैं कह सकता हूं कि n ग्रेटर देन mg। यानी अगर किसी लिफ्ट का a ऊपर है, मैं a कह रहा हूं, मैं एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन नहीं कह रहा हूं। किसी भी लिफ्ट का अगर a ऊपर है तो उसमें आदमी का अपरेंट वेट ज्यादा आएगा रियल से, और ये बात हमेशा के लिए ट्रू है। और ये साइड में एक फिगर जो मैंने बनाया, इसमें ए ऊपर कब होगा, यानी कि अगर लिफ्ट कभी भी नीचे होगी, कभी भी नीचे के किसी फ्लोर से चले या रुकेगी, तो ए तो ऊपर ही आएगा। मैं आपको एक और तरीका बताता हूं याद रखने का, कि जब भी ए ऊपर होगा
ए बोल रहा हूँ, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन भी हो सकता है, वो रिटार्डेशन भी हो सकता है। आपको सिर्फ याद रखना है कि जब भी ए ऊपर होगा एपरेंट वेट ऊपर आएगा, यानी ज्यादा आएगा, ऐसे समझो। और कितना ज्यादा आएगा, एम ए ज्यादा आएगा, तो एम जी प्लस एम ए कर लेंगे, इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी जब भी ए ऊपर होगा एपरेंट वेट ऊपर होगा, ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा, एम ए ज्यादा होगा, तो एम जी प्लस एम ए डायरेक्ट लिख दो। और अगर ये बात समझ में आ गई तो दूसरी जो सिचुएशन है जिसमें लिफ्ट का ए नीचे की तरफ है, इसमें भी हम एफबीडी बनाएंगे। तो जब ए नीचे होगा तो एपरेंट वेट नीचे होगा, यानी कम होगा, यानी कितना कम होगा, एम ए कम होगा, तो एन की वैल्यू एम जी माइनस एम ए आ जाएगी, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। तो इसको भी हम बना के तो एक बार देख ही लेते हैं। ये वेइंग मशीन है और इस वेइंग मशीन पे ये आदमी खड़ा हुआ है, ब्लैक वाला, और इसके साथ में ये ब्लू वाला ऑब्जर्वर है। इससे मैंने कहा कि हाँ भाई एफबीडी बनाओ, तो इसने एफबीडी बनाया तो नॉर्मल रिएक्शन तो दिखाएगा ही दिखाएगा, इसका अपना वेट भी आएगा, और ये कहेगा सर मैं सूडो फोर्स लगाऊंगा। तो मैंने कहा किधर लगाओगे, बोले सर मेरा फ्रेम लिफ्ट है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे है, इसलिए मैं सूडो फोर्स ऊपर लगाऊंगा, और ये सूडो फोर्स होगा एम ए। तो मैंने कहा और क्या करोगे, बोले कुछ नहीं, फोर्स बैलेंस करूंगा, एन और एम ए ऊपर है और एम जी नीचे है। मैंने कहा बैलेंस क्यों कर रहे हो, बोले मेरे लिए तो ये आदमी रेस्ट में, मैं भी उसी में बैठा हूँ, ये भी उसी में बैठा है, मेरे लिए रेस्ट में, इसलिए मैं तो बैलेंस करूंगा फोर्स। तो एन की वैल्यू जब आएगी तो वो एम जी माइनस एम ए आ जाएगी, और आप देख सकते हैं अब एन की वैल्यू एम जी से कम है, यानी एपरेंट वेट अब यहाँ पे रियल से कम आ रहा है। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, और उनको मैंने याद करने का आपको तरीका बता दिया कि अगर ए ऊपर है तो एपरेंट वेट ऊपर है, यानी ज्यादा है, तो एम जी प्लस एम ए लिख लेना, इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी, डायरेक्ट कर लेना। और अगर ए नीचे है, मैं ए बोल रहा हूँ बार बार, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो सिंपल ए बोल रहा हूँ। नीचे है तो एपरेंट वेट नीचे आएगा, तो उसमें कितना नीचे यानी कम, तो एम ए कम आएगा। तो दो ही तरह की इक्वेशन बनेंगी, सिर्फ या तो एम जी प्लस एम ए या एम जी माइनस एम ए। कब कौन सी बनेगी मैंने उसका एक तरीका आपको सुझाया, अगर आपको अच्छा लगा हो ऐसे कर लो, या और कोई तरीका है तो आप उससे करिए। मैं तो आपको चाह रहा हूँ कि टाइम आपका बचे, इक्वेशन तुरंत लिख लो, बस ए का डायरेक्शन देख के। ए का डायरेक्शन नीचे तो एपरेंट वेट कम, ए का डायरेक्शन ऊपर तो एपरेंट वेट ज्यादा। ज्यादा कम जब भी होगा तो वो एम ए से या तो ज्यादा या एम ए से कम होगा, एम जी प्लस एम ए या एम जी माइनस एम ए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए आज की क्लास को तो हम यहीं रोकेंगे, कल मैं आपको इस पे कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा। ठीक है, सुबह की क्लास तो अपनी जो होगी, और हो सकता है कि मैं कल सुबह तो खैर गॉस लॉ के कुछ क्वेश्चन रह गए, गॉस लॉ मैं पहले कराऊंगा, फिर अगले, क्योंकि मैं संडे का जो आपका टेस्ट मैंने बताया था उस टेस्ट के पहले फ्रिक्शन का पार्ट भी कवर करूंगा, तो हो सकता है सुबह शाम की क्लास में दोनों एनएलएम की ही करूं, लेकिन कल की तो गॉस की करूंगा पहले, सुबह एग्जाम्पल पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी चलिए आज यहीं रुकते हैं, टाइम हो गया है, और मैं कल इसका कुछ अच्छे एग्जाम्पल कराऊंगा, एक थोड़ा बेसिक आइडिया दिया बिल्कुल जीरो से। ठीक है, चलिए रुकते हैं। Thank you, sir. ओके।